तभी दूर एक टेबल पर एक वेटर जो कि खाना परोस रहा था, उसके ऊपर डीएम साहिबा की नज़र जाती है और उसको देख करके उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। और उसके बाद दोस्तों वह वहाँ पर खड़ी हो जाती है और वेटर को अपने पास बुलाती है और फिर उस पार्टी में खाना परोस रहे वेटर के साथ वह शादी कर लेती है। और उसके बाद जो यहाँ पर इस कहानी के अंदर घटित होता है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और दिल को छू लेने वाली कहानी है। गौर से सुना तो शायद हो सकता है आंखें नम हो जाएं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव होता है, जिस गांव के अंदर सुमन नाम की लड़की जो बीए की फाइनल ईयर में पढ़ाई किया करती है। घर में माता पिता हैं, पिता जो कि गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, तो घर में सारा सिस्टम एक सही तरीके से चला हुआ है। ना पैसे की कमी, ना किसी कपड़े लत्ते की कमी है, ना खाने पीने की कमी है, तो सारी चीज़ें अपनी जगह पर सुव्यवस्थित हैं। अब सुमन की फाइनल होने वाली है, एग्ज़ाम होने वाले हैं 2 महीने बाद। तो उनके पिता कहते हैं, सुमन बेटी अब तो तुम्हारी शादी करेंगे क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई भी हो गई है। मगर इस बात को सुनते ही सुमन कहती है, नहीं पापा, आपने वादा किया था मुझे लास्ट तक पढ़ाओगे। अब पिता कहता पढ़ तो ली, बीए फाइनल ईयर में है, लेकिन सुमन कहती नहीं नहीं, मुझे और आगे पढ़ना है और कुछ बनना है अपने जीवन में, मैं पढ़ना चाहती हूँ पापा। लेकिन पिता कहता है, बेटी अब यहाँ तक पढ़ाई यहाँ तक कर ली, लेकिन घर पर जवान बेटियाँ बदनामी का कलंक बन जाया करती हैं समाज की नज़रों में। लोग हमें ताना मारेंगे, हमारे ऊपर कलंक का टीका लगाएंगे। ऐसा करना, मैं लड़के से बात कर लूँगा जिससे मैं तुम्हारी शादी करवाऊँगा, वो तुम्हें अपने वहीं पर पढ़ने की छूट दे देगा, फिर तुम पढ़ लेना, लेकिन पहले घर गृहस्थी बसाओ। तो पिता के सामने लड़की मान जाती है, ठीक है पापा आप जैसा बोल रहे हैं ऐसा कर लूँगी। और उसके बाद एक लड़का ढूंढा जाता है जिसका नाम होता है अरुण। उसके माँ बाप थे, उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन भी थी और उनका एक बेटा था अरुण जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहा था। उम्मीद ये थी कि बेचारा पढ़ लिख करके बहुत आगे तक जाएगा, तो इसी उम्मीद में लड़की भी पढ़ लिख कर आगे जाने वाली थी, तो दोनों ही बच्चे पढ़ने लिखने वाले थे। तो दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है और शादी होने के बाद अब दोनों एक साथ खुशी रहने लगते हैं। और जो सुमन होती है दुल्हन बन करके अपने सास ससुर की खूब सेवा भी करती है और पढ़ाई लिखाई भी कर रही होती है। और सास ससुर उसको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार तो सुमन ने अपने माँ बाप से भी नहीं मिला था उसको। तो सुमन तो बड़ी सोचती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर रही थी, अभी तक शादी नहीं की थी, यहाँ तो बड़ा रिस्पेक्ट का मामला है और बहुत अच्छा परिवार मिला है मुझे, और तो ज़िंदगी में बड़े मज़े हैं, पति भी है एक और मम्मी पापा भी यहीं पर समझो जो सास ससुर हैं। और दोस्तों दूसरी बात ये थी, सुमन और उसका पति अरुण दोनों एक ही कोचिंग सेंटर में एक साथ एक बाइक पर बैठ करके कोचिंग लेने के लिए जाया करते थे और सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी वह किया करते थे। कोई दिक्कत नहीं थी। जो सुमन थी वह पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थी। कोई बच्चा होता है ना, थोड़ी सी बात टीचर अगर बता दे तो उसको अच्छी तरह से वह रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर दोनों पति पत्नी जब एक साथ कोचिंग जाते हैं, अच्छे से गृहस्थी चल रही होती है। अब यहाँ पर जो सुमन थी वह पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन उसका पति अरुण पढ़ने में उससे 2 स्टेप नीचे था। पढ़ता था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके बराबर इंटेलिजेंट नहीं था। तो अब इस बात को जब क्लास के अंदर और भी स्टूडेंट थे, इनके साथ ही थे, वो लोग देखा करते थे कि यार अरुण की जो पत्नी है सुमन वो तो बहुत पढ़ी लिखी है और अरुण तो उसके बराबर भी बैठने लायक नहीं है। तो अब पता है आपको, आड़ोसी पड़ोसी या फिर समाज के लोग और जो पड़ोसी होते हैं जो कहते हैं ना, और बाकी के लोग वो रिश्तों को जोड़ने नहीं देना चाहते। वो सोचते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इनके बीच में मनमुटाव हो या फिर लड़ाई हो। ऐसा ही फिर इस कोचिंग सेंटर के अंदर होने लगता है। जो बाकी के दोस्त होते हैं वह अब अरुण से कहने लगते हैं कि यार तेरी पत्नी ना तुमसे बहुत ज़्यादा होशियार है और तू तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अब यह बातें उसको रोज़ रोज़ सुनने को मिलती हैं और इस बात को सुन करके अरुण को बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है कि मेरी बेइज्जती हो रही है इस कोचिंग सेंटर में, और वो बेइज्जती हो रही है मेरी पत्नी की वजह से, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है। अब वह सुमन को बोलता है कि सुमन तू घर रहा कर, तू यहाँ पर मेरे साथ मत आया कर। कुछ होता है ना, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो भाई ऐसी अगर परिस्थिति दिखे तो वो सिस्टम ही हटा देते हैं। जो सुमन होती है वह देखती है कि भाई उसका पति नाराज़ है इस चीज़ से, तो वह सोचती है कि मैं तो घर पर बैठकर तैयारी कर लूँगी, मुझे कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आज के दौर में तो मोबाइल पर सारी कोचिंग वगैरह सब कुछ होता है। तो सुमन कहती है ना, घर में लड़ाई ना हो, मैं घर ही ठीक हूँ। कह देती है ठीक है तुम जाया करो पढ़ने के लिए। सुमन घर पर रह जाती है, अपने सास ससुर की सेवा करती, बाकी फ़ोन पर पढ़ाई लिखाई कर लिया करती। मगर दोस्तों अरुण अभी भी और ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होता जा रहा था।
कोचिंग में लोग उससे कहते थे तुमसे नहीं होगा, तुमसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा तुमसे, तुम शर्म करो, तुम इतना भी नहीं पढ़ते हो कि नोट्स पूरे कर लो, या फिर कोई भी चीज़ तुम्हें पढ़ाई आती नहीं है, तुम अपनी पत्नी को भेजो पढ़ने के लिए, वो तुमसे ज़्यादा होशियार है और तुम्हारी पत्नी सुमन इस टेस्ट को एक बार में क्रैक कर देगी। अब ऐसी बातें सुनने लगता है वो वहाँ पर। अब इससे और ज़्यादा जलन होती है इसको कि यार ये पत्नी के बारे में बोल रहे हैं और मेरी पत्नी, ये बताओ मैंने उसको घर बिठा दिया। तो दोस्तों अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जलन मानने लगता है, तो अपनी पत्नी से भी लड़ने झगड़ने लगता है और कहीं ना कहीं उसके जहन में यही सवाल थे कि यह मुझसे ज़्यादा होशियार क्यों हैं, जबकि पत्नी मुझसे ज़्यादा होशियार नहीं होनी चाहिए थी, कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए थी, या फिर इतनी समझदार नहीं होनी चाहिए थी। ये कहीं कहीं किसी न किसी लड़के के मन में भावना होती है। कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं भाई पत्नी बहुत होशियार है, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो भी कमाएगी हम भी कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ जो लड़के होते हैं, पुरुष प्रधान एक मामला बन जाता है परिवारों के अंदर कि औरत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो वो लोग लड़के सोचने लगते हैं कि अभी हमारी कदर नहीं करेगी, अगर आगे निकल गई। ऐसे ये सोचता था कि अगर उसकी पत्नी आगे निकल गई, किसी पोस्ट पर चली गई, तो उसकी कदर नहीं करेगी, ये तो बहुत बुरा मामला हो जाएगा, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे और फिर क्या ज़िंदगी रहेगी, ये तो बेकार रहेगी। अब यहाँ पर यही चीज़ों को सोच करके मन ही मन में वह अपनी पत्नी से लड़ने लगता है और पत्नी उससे पूछती भी है कि तुम लड़ते क्यों हो बिना मतलब की बातों पर, मुझे बताओ तो सही, कोई परेशानी होगी तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। मगर वह बताता नहीं था। वह अब एक दिन की बात है, मन ही मन में मतलब सोचा करता था, बताता नहीं था। और फिर एक दिन ऐसा आता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब तो यह सुन करके पत्नी के हाथ में भगोनी थी सब्जी वाली, वो एकदम से छूट जाती है, सब्जी पूरे फर्श में फैल जाती है। वह एकदम से सोच कर कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, मुझे जो तलाक दे रहे हो, मैंने तुम्हें वो शारीरिक सुख ना दिया हो, या फिर तुम्हारी साथी नहीं बनी हूँ मैं, या तुम्हारे माँ बाप की सेवा नहीं कर रही हूँ मैं, या मैं रोज़ घर में झगड़ा करती हूँ, झगड़ा भी तुम ही करते हो, मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ, फिर मुझे तलाक क्यों दे रहे हो। अब तो वह बिल्कुल जिद पर अड़ जाता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए तो चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। क्योंकि उसका माइंड डिस्टर्ब हो रहा था दोस्तों उन यार दोस्तों की बातें सुन सुन करके, जबकि वह बेवकूफ़ था। वो उस कोचिंग सेंटर को ही छोड़ देता, बहुत कोचिंग सेंटर होते वहाँ पर जाकर पढ़ लेता, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी ही कर रहा था। और कहीं ना कहीं उसके जहन में सवाल भी उठा करते थे कि पत्नी अगर बड़ी अफसर बन गई, बड़ी पोस्ट पर चली गई, तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। ये चीज़ें उसको रह रह करके काट रही थी। तो बिल्कुल कह देता है मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अब तो जो सुमन होती है, उसके जो सास ससुर होते हैं, वे भी अपने बेटे को खूब समझाते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। अब तो सुमन अपने माँ बाप को बुला लेती है। सुमन के माँ बाप आते हैं तो सुमन के माँ बाप भी आकर के अपने दामाद को समझाते हैं, बेटा ये तू कर क्या रहा है, हमारी बेटी में कोई कमी हो, या कोई तुम्हारे कहने को ना मानती हो, या फिर तुम्हारे घर में कलेश करती हो, कोई बात ऐसी हो तो हम भी माने कि हाँ भाई ये लड़का परेशान है। अब वह उनसे कुछ भी नहीं कह पाता है और वह कहता है नहीं जी मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक दे दो, मुझे नहीं रहना। अब तो माँ बाप जो लड़की के होते हैं खूब समझा समझा कर थक जाते हैं, तो अपनी बेटी को अपने साथ मायके ले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद अब तलाक का प्रोग्राम चालू हो जाता है, इनका तलाक करवा दिया जाता है। तलाक होने के बाद अब जो माँ बाप होते हैं सुमन से कहते हैं कि बेटी अब हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, चिंता मत करो। लेकिन सुमन एकदम से गुस्से से बेकाबू हो जाती है अपने पापा के सामने, कहती है कि पापा मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे पढ़ाई लिखाई कर लेने दो, और तुमने कहा कि नहीं तू वहीं पर पढ़ लेना, और फिर मेरी शादी भी टूट गई। बताओ मेरी ज़िंदगी झंड तो तुम लोगों ने ही करवाई है शादी करवा करके, वरना मैं शादी अपने आप कर लेती जब मैं पढ़ाई लिखाई करके बड़ी अफसर बन जाती। तो अब थोड़ी बेटी को गर्म देख करके, गुस्से में देख करके पिता चुप लगा जाता है और कहता ठीक है बेटी, हम तुम्हारी शादी अब नहीं करवाएंगे। कहती है मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी और मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने दो। अब पिता कहता है ठीक है बेटी तुम पढ़ाई लिखाई करो और हम तुम्हारा खर्चा पूरा उठाएंगे। अब तो दोस्तों पढ़ाई लिखाई उसकी चालू हो जाती है और उसके बाद सुमन ऐसा मन लगाकर पढ़ाई करती है, वह फिर एग्ज़ाम क्रैक कर लेती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम और डीएम बन जाती है। दोस्तों डीएम बनने के बाद वह अपनी ड्यूटी पर चढ़ जाती है और फिर दोस्तों यहाँ पर ड्यूटी पर चढ़ने के बाद कई साल गुजर जाते हैं। अब कई साल गुजरने के बाद एक बड़े अधिकारी का रिटायरमेंट था ऑफिस में, तो रिटायरमेंट पर उसने बड़े होटल में एक पार्टी आयोजित की होती है जिसमें सभी अधिकारियों को बुलाया हुआ था। तो वहाँ पर सुमन भी जाती है, ये भी अपने यार दोस्त जो अधिकारी थे उनके साथ जाकर जाती है और फिट एंड फाइन थी अभी भी। वहाँ जाकर के अपना खाना वगैरह होने लगता, पार्टी चलने लगती है। तभी जैसा मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, इसकी नज़र एक वेटर के ऊपर जाती है। वेटर को देखते ही इसके तन बदन में सिहरन सी पैदा हो जाती है और एक खाना खाना छोड़ देती है। और एकदम से वह जैसे उस वेटर की तरफ जाती है तो वह
किसी को खाना परोस रहा था दूसरी टेबल पर, वह खाना लेने के लिए अंदर चला जाता है। अब वह जो लड़की होती है या सुमन ही है, होटल मैनेजर जो होता है उसके पास जाकर बात करती है कि ये जो लड़का अभी अभी अंदर गया है ये कौन है, कहाँ से आया, क्या नाम है इसका। तो अब जो मैनेजर होता है ना वह बताता है कि यह वेटर जो है ये पड़ोस के गांव का रहने वाला है, इसकी कभी शादी हुई थी और इसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था और फिर उसके बाद इसके जो माता पिता हैं उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब यह फ़िलहाल बेचारा अकेला रह रहा है और दिन में कई कई बार अपनी पत्नी को याद करके रोया करता है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। अब ये बस गुजारा कर रहा है हमारे यहाँ पर, ज़्यादा सैलरी तो कुछ नहीं, 10-12 हज़ार रुपये सैलरी है, इससे तो इसका पेट ही भर पाता होगा बेचारे का। ये इस तरह से है। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो महिला होती है सुमन, वह समझ जाती है कि भाई मामला गड़बड़ है, क्योंकि दोस्तों वह पहचान चुकी थी वह जो वेटर था वह उसका पति था अरुण। अब जो सुमन होती है वह उससे कहती है कि इस वेटर को मेरे पास बुलाओ और उस कमरे में बुलाओ जहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। तो उसको बुलाया जाता है, कहा जाता है कि तुम्हारा कोई अधिकारी है, महिला अधिकारी, वो इंतज़ार कर रही, जाओ बात करनी है उसे। अब जैसे ही वहाँ पर अरुण पहुँचता है, अरुण अब उस लड़की को देख करके, सुमन को देख करके उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, अपने आप रोने लगता है बिना रोए भी। और दोस्तों सुमन जो होती है वह उसको साइड में ले जाती है और अब यह लड़का जो होता है हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है सुमन से और रोकर बोलता है कि सुमन मैं दूसरे लोगों के बहकावे में आ गया था और जब से तलाक हुआ है ना, तलाक दिया है, तब से मैं बर्बाद होता चला गया, पढ़ाई में मन नहीं लगा, उसके बाद माँ बाप की मौत होती चली गई और मौत हो गई और एक एक पैसे के लिए मैं मोहताज हो गया। सुमन पूछ रही होती है कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, और अब वह रो रो कर बता रहा था। अब वह कहता है कि मैंने गलत किया और उसकी सज़ा मुझे भगवान दे रहा है। अब सुमन बोलती है, सुमन उधर साइड से बोलिए, क्या तुम्हारी दूसरी शादी नहीं हुई? वह कहता नहीं मेरी दूसरी शादी नहीं हुई। अब इधर से वह भी बोलता है कि तुम्हारी दूसरी शादी हो गई क्या सुमन? सुमन बोलती है नहीं मेरी भी दूसरी शादी नहीं हुई, मैं फ़िलहाल DM हूँ, तुझे पता है। अब वह ये बात सुन करके जो लड़का होता है अरुण, एकदम से वह देखता है कि DM साहिबा बन चुकी हैं, कहता है ठीक है बहुत अच्छी बात है। अरुण बोला ठीक है तो तुम ऐसा करो, अच्छे से अफसर को देख करके शादी कर लो, अपना जीवन बहुत तुम्हारा निकल चुका है, काफ़ी उम्र भी हो गई है तुम्हारी। और वह जाने लगता है आंसू पोंछ करके। अभी तक तो वह दिल खोल करके रो रहा था, शायद उसको लग रहा होगा कि इसने शादी नहीं की है और ये नॉर्मल तरीके से होगी तो शायद मुझसे शादी कर लेगी, लेकिन अब उसने सोचा कि भाई ये DM बन चुकी है, अब ये वापस तो लौटने वाली है नहीं, तो वह अब उसको नज़रअंदाज करके अपने आंसू पहुंच करके अपना काम करने लगता है, जैसे किसी की टेबल पर जाकर कोई ऑर्डर लेना। लेकिन दोस्तों सुमन भी पक्की थी वादे की, वह उसके पीछे पीछे चलने लगती है और उससे बात करती रहती है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बात करते करते अब जो सुमन होती है, सुमन ने उसको फिर से रोका और पूछा मुझे ये बताओ पहले तुमने तलाक क्यों दिया था? अब तो वह जो लड़का होता है और उन्हें कहता है कि तलाक की मत पूछो बस, और बस तुम रहने दो। फिर वो कहती है नहीं मुझसे गलती क्या हो गई थी अरुण, मुझे बताओ तुमने मुझे तलाक क्यों दिया, और मैं तुम्हें अच्छी तरह से प्यार करती थी या फिर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी? तो वह यही बताता है कि जो मैंने तुम्हें तलाक दिया था उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न हो गया था। तुम मेरे साथ पढ़ने के लिए जाती थी, अच्छी तो मुझे बहुत लगती थी, लेकिन जब पढ़ने के लिए जाती थी तो लोग मुझे ताना मारने लगे कि तेरी पत्नी तुझसे बहुत ज़्यादा होशियार है, तू तो उसके बराबर का भी नहीं है और वो क्रैक करेगी एग्ज़ाम, तू रह जाएगा पीछे। इस तरह का मेरे मन में भ्रम भर दिया था और यार दोस्त मुझसे यही कहा करते थे कि ये जब किसी नौकरी में लग जाएगी तो तुझे छोड़कर भाग जाएगी, तेरे साथ थोड़ी रहेगी, इतना पढ़ने के बाद कोई औरत साथ नहीं रहती ऐसे। इस तरह की बात है उसके मन में उसके यार दोस्तों ने भर दी थी। और उसके बाद दोस्तों वो बोलता है कि कोचिंग में लोग चढ़ाने लगते थे और फिर मतलब तुम्हारी पत्नी ज़्यादा होशियार है। तो उसके बाद वह शर्मिंदगी महसूस करने लगता है कि यार ये क्या मामला हो गया, और कहता है कि उस टाइम मेरा बचपना था, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी मेरी, और फिर मैं समझ नहीं पाया और फिर मैंने यही सही समझा कि यार दोस्त जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इससे तो अच्छा इस औरत से मैं पीछा ही छुड़ा लेता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे तलाक मांगा था। अब यह बात सुन करके जो सुमन होती है वह सोचती है ये तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो उस टाइम पे बचपने में था और इसीलिए तलाक दे दिया इसने मुझे, बताओ हद की बात है। अब सुमन बोली हाँ, जैसे वहाँ पर खड़ी हुई थी कि क्या सच में यही बात थी? वह कहता है कि हाँ यही बात थी, अरुण कहता है। और उसके बाद वह थोड़ा आगे चल कर के एक झूठी प्लेट उठाने लगता है और मतलब एक टेबल साफ़ करने लगता है गंदे कपड़े से। जैसे वह प्लेट उठा रहा था, झूठी प्लेट, तभी सुमन उसके पीछे खड़ी हुई थी और सुमन एकदम से उससे कहती है कि क्या हम दोबारा एक हो सकते हैं?
अब दोस्तों अब तक तो उसको लग रहा था कि अब ये मेरे साथ शादी नहीं करेगी क्योंकि डीएम बन चुकी है, लेकिन जैसे ही ये सुमन कहती है कि हम एक हो सकते हैं, अब दोस्तों उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो अरुण होता है प्लेट वहीं पर रख करके और एकदम से सुमन को लिपट जाता है, लिपट कर रोने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब ये सारा नज़ारा वह अफसर जिन्हों की पार्टी थी सब लोग देख रहे थे कि ये मामला क्या चल रहा है, ये सुमन किसके साथ लिपट कर रो रही है। इधर से सुमन रो रही होती है, उधर से ये अरुण रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुमने भी मुड़कर मुझे एक बार भी ये नहीं पूछा तो कैसा है अरुण, और फिर मैंने भी नहीं पूछ पाया क्योंकि मेरी गलती थी। अब तो यहाँ पर दोस्तों आस पड़ोस के जो लोग खड़े हुए थे उनको जब कहानी का पता लग गया तो उसके बाद वो भी तालियां बजाते हैं, उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। और फिर जो बड़े अधिकारी थे जिनकी रिटायरमेंट पार्टी में वो लोग आए थे वो सलाह यही देती हैं कि अब तुम दोनों शादी कर लो, और ये दोनों भी तैयार थे शादी करने के लिए। और फिर धूमधाम से डेट रखी जाती है, तारीख रखी जाती है शादी की, और इतने भव्य तरीके से शादी की जाती है। लड़की सुमन के माँ बाप शादी में सम्मिलित होते हैं, लड़के के माँ बाप थे नहीं, उसके आस पड़ोसी जो मोहल्ले वाले होते हैं वो होते हैं, और बड़े बड़े अधिकारी उस शादी में होते हैं। और फिर दोबारा से यहाँ पर शादी होती है, दोनों फिर अब साथ रहने लगते हैं, और दोनों को फिलहाल काफ़ी समय गुजर चुका है, उनको एक बच्चा भी पैदा हो चुका है। इस तरह से दोस्तों बिगड़ी हुई ज़िंदगी दोबारा से पटरी पर लौट आती है। मगर दोस्तों हर किसी का भाग्य नहीं होता कि इस तरह से हर किसी की ज़िंदगी वापस पटरी पर लौट आए। ये सुमन थी जो समझदार थी, जिसने शादी नहीं की, वरना तो डीएम बनते ही कितने रिश्ते इसके पास आए होंगे, कितने लोगों से इसको निमंत्रण मिला होगा कि हम शादी कर सकते हैं आपसे, लेकिन उसने नहीं की शादी, और अंत में अपने पहले पति से ही उसने शादी की और दोनों ने घर बसाया। अरुण का तो चलो ऐसा हाल हो चुका था भाई, वह शादी कर ही नहीं सकता था, कौन ऐसे गरीब आदमी से शादी करेगा जो अपना पेट ही नहीं पाल पा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों कई बार लड़कियां भी रिश्ता निभा जाती हैं। ज़्यादातर होता है ना भाई, लड़कियां पढ़ने के बाद अपने बसे बसाए घर को उजाड़ देती हैं। हाँ उजाड़ देती हैं, मुझे भी पता है, बहुत सारी कहानियां लेकर आता हूँ, लेकिन कुछ 1% लड़कियां ऐसी भी होती हैं जैसी ये सुमन है, जो उजड़ाए हुए घर को वापस बसा देती हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, और इससे सबक यही मिलता है कि भाई बुरे वक्त में कभी भी अपना घर बिगड़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि भाई यार दोस्तों के बहकावे में बिल्कुल ना आए। कोई भी अड़ोसी पड़ोसी आप लोगों के घर को बसाने की बात नहीं करेगा, वो आपके घर को उजाड़ने की बात करेगा, लेकिन वो अपनी बात को इस तरह से डायरेक्ट भी नहीं कहेगा कि भाई तो अपने घर को उजाड़ दे। बातों को घुमा फिरा करके इस तरह से लपेट कर आपको देगा कि आप उसकी बात को सच मानने लगोगे और अपने घर को बिगाड़ लोगे। इसलिए पराई सीख अपने बसे हुए घर को उजाड़ देती है, इसलिए पराई सीख ना माने। हाँ सुने सबकी, करें मन की। सुन लें, कोई कह रहा ठीक है भैया सही बात है, लेकिन करना अपने दिमाग के ऊपर होता है, तभी तो हम इंसान हैं, वरना तो जानवर होते। लेकिन इस लड़के ने सुनी सबकी और करी भी सबकी सुनी हुई, यानी कि सबकी सुनने के बाद ऐसा ही इसने अपने घर में कर दिया। समझदार होता तो सबकी सुन लेता, लेकिन पत्नी से प्यार करता, घर को बसा कर रखता, अपने घर को उजाड़ता नहीं। लेकिन वही है, किस्मत में जो होता है कई बार वो भी हो जाता है। तो हमारे साथ कमेंट करते हैं अविनाश यादव, कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और कहते हैं कहानी सुनाने का तरीका काफ़ी अच्छा है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अविनाश जी। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं वाह जी आपकी कहानी पर तो रोना आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उसके बाद हमारे साथ नंदालाल जैसी कमेंट करते हैं भाई मैं नेपाल से हूं, पर आपका वीडियो का इंतज़ार हमेशा रहता है मुझे, और कहानियां बहुत ही मन को छू जाती हैं, और आपको सैल्यूट है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नंदालाल जी आपका। आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं भाई साहब तुम दोनों भाइयों ने बहुत नाम कमाया है, भगवान आपको लंबी उम्र दे। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। समाधान भाई आपका बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम गोसाई, लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बरनवाल लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं। लोकेश नागर कमेंट करते हैं, लोकेश कुमार नागर रेलवे जिला बारा राजस्थान से। संजीव कुमार कमेंट करते हैं जैसे को तैसा मिला जी, बिल्कुल जी। उसके बाद शमसे आलम कमेंट करते हैं सर मेरा नाम लीजिएगा, सर मैं झारखंड हजारीबाग से हूँ, अभी मैं दुबई में हूँ और आपका वीडियो देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी शमसे आलम जी, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ मोहम्मद मुनाजीर कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। रमेश कुमार वर्मा कमेंट करते हैं, जयपुर गुडरिया से कमेंट करते हैं। और राजेश कुमार यादव कमेंट करते हैं। उसके बाद शरद कुमार कमेंट करते हैं,
खौफनाक कहानी है सर, बहुत खौफनाक कहानी है सर। उसके बाद हमारे साथ है श्लीसा स्टेशनरी, क्या करें सर ऐसा होता रहता। जी बिल्कुल जी। सूरज डियो फिजी से हैं, नमस्कार सुदेश भाई, वेरी सैड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई आपका, लगातार बने रहते हैं हमारे साथ। मुकेश कुमार भाई भी लगातार बने रहते हैं, राधे राधे जी, यूपी 83 से। उमेश चंद वर्मा जी कमेंट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका। और उसके बाद प्रवीण बघेल दोबारा से, और जी मनोज श्रीवास्तव जी दो कमेंट करते हैं दोबारा से। देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, एक हंसता खेलता परिवार अवैध संबंध के चक्कर में खुद ही मारा गया। जी बिल्कुल जी। अरे भैया, अवैध संबंध के चक्कर में तो बहुत अच्छे अच्छे जो परिवार हैं ना वो भी बिगड़ जाते हैं। जिन घरों में खिलकारियाँ बच्चों की गूंजती हैं, लोगों के हंसने बोलने के जो आवाज़ें आती हैं, वो घर अवैध संबंध के चक्कर में बियाबान हो जाते हैं। उन घरों की नींवें हिल जाती हैं, उन घरों में घास उगती देखी है हमने जहाँ अवैध संबंध पनपता है। तो भैया अवैध संबंध से दूर रहें, बहुत बुरा ज़माना चला हुआ है। और उसके बाद धीरज बनवाल कहते हैं, इतना सुनने देखने के बाद भी लोग नहीं सीखते हैं। भैया बिल्कुल जी, धीरज भाई सही कह रहे हैं आप। लोग सीख लेने लगे अगर अपने जीवन में ऐसे सुनने के बाद, तो जीवन खराब ही ना हो। और उसके बाद हमारे साथ जी नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, और खेमराज गुच्चर चिट्टी जीवी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खेमराज भाटी का। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमें लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो, उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।